क्या आपको ऑडियोलॉजी फील्ड के बारे में पता है? सर्टेनली नॉट। क्यों? क्योंकि ड्यू टू वेरी लेस अवेयरनेस। ऑडियोलॉजी फील्ड जो है अभी सिर्फ 75 ईयर्स टू 80 ईयर्स ओल्ड फील्ड है। इसके पहले ऑडियोलॉजी जो है इवॉल्व नहीं हो चुकी थी। हालांकि काफी सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर जो थे वो इस फील्ड के रिलेटेड काम कर रहे थे। काफी उन्होंने डायग्नोस्टिक पार्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह डेवलप हुए थे। बट ऑडियोलॉजी टर्म एंड प्रॉपर ऑडियोलॉजी कोर्स वगैरह जो है वो लगभग 70 टू 80 ईयर्स से ही शुरू हो चुका है। अगर हम देखते हैं कि ऑडियोलॉजी फील्ड का टर्निंग पॉइंट कहाँ है, मतलब कहाँ से ये सबसे ज्यादा राइज हुई, तो वेरी इंटरेस्टिंगली ऑडियोलॉजी फील्ड जो है वर्ल्ड वॉर 2 के यहाँ से जो है राइज होती है। वही वर्ल्ड वॉर 2 जो है कैसे ऑडियोलॉजी फील्ड को बूस्ट देता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑडियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। ऑडियोलॉजी बेसिकली जो है 2 वर्ड से बना है, ऑडियो एंड लॉजिया। ऑडियो जो है लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हियर, और लॉजिया का मीनिंग होता है टू लर्न। मीन्स हियरिंग के रिलेटेड लर्निंग जो भी होगी वो ऑडियोलॉजी फील्ड के यहाँ पे आएगी। लर्निंग अबाउट हियरिंग, यही होता है ऑडियोलॉजी का मतलब। तो इसमें काफी सारे पार्ट्स आते हैं। डायग्नोस्टिक ऑडियोलॉजी आती है, फिर रिहेबिलिटेटिव ऑडियोलॉजी आती है, और काफी सारी सब ब्रांच वगैरह भी इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे पहले ऑडियोलॉजी टर्म जो है किसने कॉइन किया था, मतलब ऑडियोलॉजी टर्म जो है बोलचाल की भाषा में कब आया था? वो था 1946 का ईयर, जब एक पब्लिकेशन रिलीज हुआ और जहाँ पे ऑडियोलॉजी और ऑडियोलॉजिस्ट ये दो टर्म्स पहली बार यूज हुए थे, और पहली बार दुनिया को इन टर्म्स के बारे में पता चला था। तो किसने ये टर्म्स दिए थे? स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन का नाम नहीं है, बट हाँ इसमें कई सारे नाम आते हैं। जैसे कि जिसमें सबसे बड़ा नाम है रेमंड कार्हर्ट का नाम। तो फिर इसमें नाम आते हैं नॉर्मन कैनफील्ड का भी नाम आता है, स्टैनली नोवाक का भी नाम आता है। ये काफी सारे नाम इसमें जुड़ जाते हैं। 1946 के पहले जो है ऑडियोलॉजी को ऑरिकुलर ट्रेनिंग नाम से जाना जाता था। ऑडियोलॉजी फील्ड में बेसिकली होता क्या है? सो दिस इज समथिंग यू मस्ट बी क्यूरियस अबाउट। ऑडियोलॉजी फील्ड जो है बैलेंस एंड हियरिंग रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके साथ डील करता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज राहुल सोमनसी। आई एम एन ऑडियोलॉजिस्ट। आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन ऑडियोलॉजी। तो आज हम इन सारी फैसिनेटिंग स्टोरीज के बारे में बात करेंगे, जैसे हिस्ट्री से लेके आज तक ऑडियोलॉजी फील्ड के बारे में क्या अप्स एंड डाउन्स आए, उन सब इवेंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले अगर एंशिएंट टाइम में हम देखते हैं तो उनमें कई सारे नाम आते हैं जो डायरेक्टली तो ऑडियोलॉजी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, बट उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है मेडिकल फील्ड में, तो इनडायरेक्टली वो ऑडियोलॉजी फील्ड को भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे इनमें काफी बड़े नाम आते हैं, जैसे डेमोक्रेटस हो गए, अरिस्टोटल, प्लेटो, इन सबके नाम आते हैं, और उनमें हिप्पोक्रेट्स भी है, इनका भी काफी बड़ा नाम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे हिप्पोक्रेट के बारे में। हिप्पोक्रेट जिनको फादर ऑफ मेडिसिन भी बोला जाता है, इनकी पहले काफी ज्यादा थ्योरी जो है वो पॉपुलर हुआ करती थी। जैसे थ्योरी ऑफ ह्यूमर थी, जिस टाइम पीरियड में उन्होंने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में जो है ईयर कैनल मतलब कान का सबसे बाहरी भाग एंड ईयर ड्रम, कान का पर्दा, वहां पे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में उन्होंने वो सबसे पहले मेंशन किया था। उनकी एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ हाइग्रोपैथोलॉजी, जो हियरिंग के रिलेटेड थी। वो टोटली बेस्ड थी ऑब्जर्वेशन पे और सिम्टम्स पे, जैसे कि कान का दर्द होना या फिर कान से पस वगैरह निकलना। तो उनका पहले से ही ये मानना था कि ये जो भी कान के रिलेटेड बीमारियां है वो सारी की सारी नेचुरल कॉजेज से होती है और एनवायरमेंट से होती है। और उन्होंने सबसे पहले, हिप्पोक्रेट ने ये माना था कि जो भी साउंड आता है वो साउंड सबसे पहले जो है ईयर कैनल से पास होके ईयर ड्रम मतलब कान के पर्दे के ऊपर स्ट्राइक होगा, और वहां से जो है आगे ब्रेन तक पहुंचेगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली ईयर के बारे में थोड़ा सा, ईयर की एनाटॉमी में आपको समझा देता हूँ। ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जहाँ पे वैक्स जमा होता है उसको बोलते हैं आउटर ईयर। फिर आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में होता है कान का पर्दा, और कुछ हड्डियां होती है उसमें, बेसिकली 3 हड्डियां होती है। और फिर आता है इनर ईयर। इनर ईयर मतलब सबसे अंदर वाला कान, यहाँ पे हियरिंग मतलब सुनने का ऑर्गन, और फिर बैलेंसिंग, जो हम चल पाते हैं, उठ पाते हैं, या फिर कोई भी काम वगैरह कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें बैलेंस की जरूरत होती है। जहाँ जब भी मूवमेंट वगैरह होगी, हेड मूवमेंट वगैरह होगी, तब भी बैलेंस की जरूरत होगी। तो बैलेंस ऑर्गन भी वहां पे मौजूद रहते हैं इनर ईयर में। हम आगे चल के बात करते हैं गैलन के बारे में।
गैलन जो है इनको मेडिकल पोप ऑफ द मिडल एजेस बोला जाता है। उनका मेडिकल के बारे में काफी ज्यादा उनका योगदान रहा है। बट जब हम ऑडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करेंगे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो उन्होंने उस टाइम पे जो है वो डिस्कवर किए थे। सबसे पहले जो है उन्होंने डॉग्स और मंकीज पे जो है डायसेक्शन किया और फिर जहां तक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक ही हिप्पोक्रेट पहुंच पाए थे, उसके आगे चल के उन्होंने इनर ईयर को जो है डिस्कवर कर लिया। इनर ईयर को उन्होंने लेब्रिंथ नाम दिया था। फिर ऑडिटरी नर्व को भी जो है उन्होंने डिस्कवर कर लिया था। आज हम जानते हैं कि नॉइज की वजह से, नॉइज पोल्यूशन की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उनमें से एक है हियरिंग लॉस। तो शोर के कारण जो सुनने में कमी आती है उसको नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस बोलते हैं। तो सबसे पहले जिक्र जो है हमें प्लिनी द एल्डर के द्वारा मिलता है। अभी हम बात करेंगे मिडिल पीरियड के बारे में, 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक। तो 13th सेंचुरी के अराउंड जो है हमें ये जिक्र मिलता है कि जो एनिमल्स के हॉर्न होते हैं, जो एनिमल्स के सिंग वगैरह रहते हैं, तो उनको एज ए एम्पलीफायर यूज किया गया था 13th सेंचुरी के अराउंड। सबसे पहले जो है ये हमें जिक्र मिलता है। तो अभी हम आगे बढ़ के देखते हैं रेनेसेंस एंड एनलाइटनमेंट का पीरियड 16 से लेके 18 सेंचुरी तक। तो गिरोलामो कार्डानो ये सबसे पहले ऐसे एक शख्स थे जिन्होंने ये बोला था कि डेफ पीपल जो है वो भी सोच सकते हैं और सीख सकते हैं। तब के जमाने में ये इनकी बहुत ज्यादा क्रांतिकारी सोच थी। ये सबसे पहले ऐसे रिवॉल्यूशनरी थॉट लेके आए थे डेफ एंड म्यूट के बारे में। तो डेफ एंड म्यूट कौन होते हैं? डेफ एंड म्यूट मतलब मुख बधिर, जिससे हार्ड ऑफ हियरिंग डेफ एंड म्यूट पर्सन जो है कंप्लीटली नॉर्मल होता है। हम अगर 16वीं शताब्दी में देखते हैं कि डेफ एंड म्यूट पर्सन को कैसे ट्रीट किया जाता था, तब उनकी जो कंडीशन थी काफी ज्यादा बुरी थी। डेफ एंड म्यूट बच्चों को, मुखबधिर बच्चों को जो है खाई से फेंक देना या फिर उनको डिसेबल समझना काफी आम बात थी। तब 1692 में पटना अमान जो है उन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि डेफ एंड म्यूट बच्चे जो है वो सुन नहीं सकते मगर उनका ओरल स्ट्रक्चर जो है नॉर्मल होता है। हिप्पोक्रेट ये मानते थे कि हियरिंग ऑर्गन्स एंड स्पीच ऑर्गन्स बोथ आर अफेक्टेड, मतलब दोनों के दोनों जो है अफेक्टेड है। इसके कारण डेफ एंड म्यूटिज्म उनमें होता है। तो यहाँ पे आगे चल के 1692 में जो है बर्नार्डो अमान ने जो है ये साबित कर दिया था कि उनके ओरल स्ट्रक्चर या फिर स्पीच ऑर्गन जो है वो नॉर्मल रह सकते हैं अगर बच्चे डेफ एंड म्यूट है तो। अभी इसी टाइमलाइन के दौरान जो है 1589 में कैपियोसी ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने स्कल के थ्रू भी हम सुन सकते हैं ये डेमोन्स्ट्रेट किया था। उन्होंने सबसे पहले एक मेटल रॉड जो यूज की थी बोन कंडक्शन के थ्रू, उन्होंने सबसे पहले ये दिखाया था कि हम सुन सकते हैं। 16th सेंचुरी में जो है डेफ पर्सन से बात करने के लिए कोई मीडियम नहीं था। तो सबसे पहले हिस्ट्री में हमें अगर जिक्र मिलता है तो पेड्रो पॉन्स दे लियोन का जिक्र मिलता है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में जो है डेफ पर्सन को साइन लैंग्वेज सिखाने का प्रयास किया था। कैपेसी के बाद में हमें 1684 में एक जर्मन फिजिशियन जीसी सेलहमर का जो है जिक्र मिलता है, जिन्होंने कटलरी जो है, हम खाने की जो कटलरी यूज करते हैं उसका यूज करके उन्होंने हियरिंग की टेस्ट की थी। 16th सेंचुरी में ही अगर हम देखते हैं तब एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस भी जो है वो डेवलप हो रहे थे। तो सबसे पहले अगर एम्पलीफिकेशन डिवाइस में किसी का नाम आता है तो वो है जीन लॉरेशन का नाम आता है। 16th सेंचुरी में उन्होंने सबसे पहले ईयर ट्रम्पेट बनाया था। ईयर ट्रम्पेट एक राउंड शेप का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जहां से एक स्मॉल पाइप, एक छोटा सा पाइप निकल के आता है। इसी टाइम पीरियड पे नाम आता है एथनोसिस किर्चर का, जिन्होंने एक पैराबोलिक हॉर्न बनाया था। वो पैराबोलिक हॉर्न सिर्फ एम्पलीफिकेशन का काम नहीं करता था, वो वॉइस भी एम्पलीफाई करता था। मींस अगर आपको हार्ड ऑफ हियरिंग है तो आप पैराबोलिक हॉर्न से सुन भी पाएंगे और आप बात करेंगे तो वहां से वॉइस आपका एम्पलीफाई होके बड़ा भी हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंगली ये पैराबोलिक हॉर्न या फिर एसी के जैसे कई सारे उस जमाने में जो भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हुआ करते थे वो मिलिट्री और कोई सेरेमोनियल इवेंट में जो है तब यूज हुआ करते थे एम्पलीफिकेशन या फिर बड़े से पॉपुलेशन को कुछ डिलीवर करने के लिए। हमारे लिए ये जानना काफी इंटरेस्टिंग है कि उस टाइम पीरियड के दौरान जो प्रिजनर्स हुआ करते थे वो एस्केप प्लान अगर बनाते थे तो तुरंत वहां पे जो कीपर होते थे या गार्ड होते थे प्रिजन के, उनको पता चल जाता था। कैसे? कि
क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाए थे, वहां से एक टनल से गुजरता था जिससे गार्ड जो है इनकी सारी बातें सुन सकते थे। आगे हम टाइम में बढ़ते हैं तो देखा जाता है कि 1800 शताब्दी में चार्ल्स माइकल का सबसे पहला नाम आता है, जो कि डेफ बच्चे जो थे या फिर डेफ पर्सन थे उस टाइम पीरियड के, उनके लिए सबसे पहले उन्होंने एक फ्री पब्लिक स्कूल खोला था। उनको फादर ऑफ डेफ या फिर फादर ऑफ साइन लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसी 1800 शताब्दी में जो है हमें एलेसैंड्रो उल्टा का जिक्र मिलता है। सबसे पहले इंटरनल ईयर जो है इनके द्वारा इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया गया था, जो आज के जमाने में हम कॉक्लियर इम्प्लांट्स वगैरह जानते हैं, जिनके बारे में हम कभी नेक्स्ट इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। पास्ट में एलेसैंड्रो उल्टा का सबसे पहले हमें जिक्र मिलता है जिन्होंने एक काम किया था। सबसे पहले हमें ईयर एंड बैलेंस का रिलेशन जो है वो 1824 में मैरिज इन पेयर फ्लोरेंस के द्वारा मिलता है। इन्होंने पिजन्स के ऊपर यानी कबूतरों के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने उनके इनर ईयर का जो सेमी सर्कुलर कैनाल पे बैलेंस रिलेटेड वो डिस्ट्रॉय किए थे और ये पाया था कि उन्हें बैलेंस में काफी ज्यादा इशू आता है। 20वीं शताब्दी का दौर जो था वो हेयरिंग के लिए हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि व्हीटस्टोन एक लंदन के जो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ट्यूनिंग फोर्क का यूज किया था हेयरिंग लॉस का टाइप और डिग्री बताने के लिए। हालांकि वो काफी ज्यादा एक्यूरेट नहीं रहा होगा, बट हाँ, सबसे पहले हमें हिस्ट्री में जिक्र मिलता है कि ट्यूनिंग फोर्क की जो टेस्टिंग थी वो व्हीटस्टोन के द्वारा की गई थी। तो ट्यूनिंग फोर्क किसने इन्वेंट किया था, ये भी काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1711 में जॉन शोर इंग्लिश रॉयल कोर्ट के एक फेमस म्यूजिशियन थे, उन्होंने ट्यूनिंग फोर्क जो है इन्वेंट किया था। 1711 से लेके 1834 मतलब 18वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक लगभग 100 इयर्स का जो है टाइम गुजर चुका था। उसके बाद में मेडिकल प्रोफेशनल जो है उन्होंने इस ट्यूनिंग फोर्क के बारे में जानना शुरू किया। और उससे भी इंटरेस्टिंग ये बात है, आज जो क्लिनिक्स में टेस्ट यूज होते हैं ट्यूनिंग फोर्क के, वेबर और रिने, जो कि पहले हियरिंग टेस्ट के लिए बने ही नहीं थे। वेबर और रिने ये दोनों का पर्पस जो है वो अलग था। 1845 में एक जर्मन ऑटोलॉजिस्ट थे ई शाम्स, उन्होंने ये वेबर टेस्ट को जो है पहली बार प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और वेबर के नाम पे जो है ये फिर टेस्ट काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। फिर आता है 1879 का दौर, जब डेविड एडवर्ड हक्स, जो कि एक वेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ऑडियोमीटर बनाया था, जो कि था टेलीफोन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड। फिर आता है 1899 का टाइम, जहाँ पे कार्ल सीशोर जो है वो ऑडियोमीटर को और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं और थोड़ा सा एडवांसमेंट करते हैं। फिर उसके बाद में अगर और थोड़ा सा हम टाइम पीरियड में आगे चले जाए तो हमें जिक्र मिलता है सीसी बंच। सीसी बंच बेसिकली कार्ल सीशोर से ही लिंक किए जाते हैं। तो 1919 में सीसी बंच ने जो है 30 हर्ट्ज से लेके 10 किलो हर्ट्ज तक का एक ऑडियोमीटर तब बनाया था और वो वहां पे वो उस ऑडियोमीटर से जो है पेशेंट की हियरिंग टेस्टिंग भी किया करते थे। फिर 1923 का टाइम आता है जहां पे हार्वे फ्लेचर और आरएल वेगल का नाम आता है, जिन्होंने ऐसा एक ऑडियोमीटर बनाया जो सबसे पहले कमर्शियल यूज हुआ, जिसका नाम वेस्टर्न इलेक्ट्रिक 2A था। 1929 में फ्लेचर ने जो है स्पीच ऑडियोमेट्री भी डेवलप कर ली थी। 1947 में जो है फिर नाम आता है वॉन बेकेसी का, जिन्होंने सेल्फ रिकॉर्डिंग ऑडियोमेट्री डेवलप की थी। तो हमने अभी तक ऑडियोमेट्री की बात की। ऑडियोमेट्री बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से जो है हम हेयरिंग कैपेसिटी या हेयरिंग लेवल जो है हम टेस्ट करते हैं। ऑडियोमेट्री के थ्रू जो टेस्ट होते हैं उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उनको बोलते हैं हम ऑडियोग्राम्स। तो सबसे पहले 1879 जहां पे ऑडियोमीटर बनाया था डेविड हक्स ने, उसके बाद में 1885 में सबसे पहले जो है ऑडियोग्राम डेवलप जो किया था वो किया था आर्थर हर्टमैन ने। उस ऑडियोग्राम को उन्होंने तब ऑडिटरी चार्ट नाम दिया था। फिर आगे चल के 1903 में मैक्स वेन ने सेंसिटिविटी कर्व बनाया था। ऑडिटरी चार्ट और सेंसिटिविटी कर्व बेसिकली ऑडियोग्राम्स की थे उस जमाने के। मैक्सवेल ने अपने सेंसिटिविटी कर्व यानी ऑडियोग्राम में जो है फ्रीक्वेंसी भी इंक्लूड की थी। जैसे कि अभी हमने बात की थी 1923 में, जैसे कमर्शियल ऑडियोमीटर बनाया था फ्लेचर एंड विगल ने मिलकर, उसी के जस्ट 1 ईयर पहले फ्लेचर एंड विगल ने ऑडियोग्राम भी थोड़ा सा डेवलप कर लिया था।
एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स के ऊपर जो है उन्होंने फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को मेंशन किया। जैसे हम 20वीं शताब्दी की ओर बढ़ते हैं, हेयरिंग के रिलेटेड तो काफी कुछ हो चुका था। फिर 20वीं शताब्दी में जो है इलेक्ट्रोनिस्टेगोमोग्राफी, ईएनजी टेस्टिंग, ये बैलेंस के रिलेटेड टेस्टिंग है। ये जो ईएनजी टेस्टिंग है जो कि बैलेंस रिलेटेड डिसऑर्डर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है, इसका क्रेडिट जो है रॉबर्ट बेरेनी को दिया जाता है, जो कि 1907 से लेके 1910 तक उन्होंने इसके ऊपर काम किया था। इसी 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि 1920 में अर्ल हैंसन ने वैक्यूम ट्यूब हियरिंग एड बनाया था। इससे पहले 1898 में मिलर हचिसन को जो है फर्स्ट इलेक्ट्रिक हियरिंग एड बनाने के लिए जाना जाता है। लेकिन इन सब हियरिंग एड्स के साथ ये प्रॉब्लम थी कि ये काफी ज्यादा बल्कि थे। फिर 1940 में जो है ट्रांजिस्टर एरा आता है, जिसके कारण हियरिंग एड की बैटरी जो है काफी स्मॉल होती है, और जो पहले काफी बल्कि हियरिंग एड्स हुआ करते थे वो साइज में काफी कॉम्पैक्ट हो गए और छोटे हो गए। जब ये सब कुछ चल रहा था तो 1925 में सबसे पहले हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता चलता है, अमेरिकन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन, जो 1925 में जो है एस्टेब्लिश हो चुका था। आगे चलकर 1939 से लेकर 1945 तक जो वर्ल्ड वॉर 2 चला, वहां पे जो है सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट आता है ऑडियोलॉजी में। जो भी मिलिट्री पर्सन थे, वेटरन्स थे, वो बैटलफील्ड से लौटकर जब आ रहे थे तो मेजॉरिटी ऑफ द सोल्जर्स को जो है हियरिंग प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तभी आर्मी ने जो है रेमंड कारहार्ट, जब वहां पे कैप्टन थे, उनको एक काम असाइन किया, जो भी सोल्जर्स बैटलफील्ड से वापस आ रहे हैं और जिनको भी हियरिंग लॉस हो चुका है या जिनको भी हियरिंग प्रॉब्लम्स अगर हो रहे हैं, तो उनका टेस्टिंग करके उनको हियरिंग एड देना था। तो फिर उन्होंने आगे चल के 1946 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में सबसे पहले ऑडियोलॉजी कोर्स इंट्रोड्यूस किया। तो यहीं से शुरुआत होती है हमारी ऑडियोलॉजी की। इसलिए रेमंड कारहार्ट को जो है फादर ऑफ ऑडियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अभी तक हमने काफी सारी बातें कर ली, हेयरिंग के लिए ऑडियोमेट्री टेस्टिंग की बात कर ली, फिर वेस्टिबुलर मींस बैलेंस के लिए ईएनजी टेस्टिंग की बात कर ली। तो हम अभी देखते हैं कि टिम्पैनोमेट्री टेस्टिंग। तो टिम्पैनोमेट्री टेस्टिंग क्या होती है? बेसिकली कान के 3 भाग होते हैं, एक आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो जो मिडल ईयर है, जिसको हम कान का पर्दा भी बोलते हैं, ये इस पर्दे की टेस्टिंग के लिए टिम्पैनोमेट्री काफी ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। 1946 के बाद जब ऑडियोलॉजी कोर्स की शुरुआत हुई थी, तभी 1950 और 1960s में टिम्पैनोमेट्री टेस्टिंग का भी डेवलपमेंट हुआ था। टेस्टिंग के लिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का जो है नाम आगे नहीं आता है, नट टर्कलस्टेन और उनके कलीग्स जो कि इस टेस्टिंग के लिए क्रेडिट किए जाते हैं। टिम्पैनोमेट्री नाम जो है वो 1964 में टर्किसडेल ने दिया था। इसी टाइम पीरियड के दौरान 1950 में लंडबर्ग ने जो है ड्यूरिंग वन ऑपरेशन ऑडिटरी नर्व जो है स्टिमुलेट की थी। आगे चल के 1957 में द जॉर्नो और आयरिस ने मिलकर सबसे पहले एक फर्स्ट इम्प्लांट किया था जिसमें इलेक्ट्रोड्स इन्वॉल्व थे। सो इसी 19वीं शताब्दी में 1952 में सबसे पहले इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑडियोलॉजी जो है फॉर्म हुई थी। सोमर एंड फेनमेसर 1960s में इन्होंने सबसे पहले यूज किए थे सरफेस इलेक्ट्रोड, जो कि एवीआर टेस्टिंग के लिए अभी यूज होते हैं। इन्होंने सबसे पहले नॉन इन्वेसिव कॉक्लियर पोटेंशियल रिकॉर्डिंग दी थी यूजिंग सरफेस इलेक्ट्रोड्स। 20th सेंचुरी में जो है हमें ये ऑडियोलॉजी फील्ड जो है एजुकेशनल फील्ड में काफी ग्रो करती हुई दिखाई देती है। ऑडियोलॉजी फील्ड जो है इंडिपेंडेंटली फिर आगे बढ़ने लगी थी। 1970 से लेके 1978 तक काफी ज्यादा रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड था कॉक्लियर इम्प्लांट्स के लिए। ऑस्ट्रियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट थॉमस गोल्ड, इन्होंने 1948 में ही थ्योरेटिकली जो है ये ओई का कंसेप्ट दिया था, बट 1978 में डेविड केम्प, इन्होंने ओई जो है एक्चुअल में डिस्कवर कर ली थी। तो ये जो ओई टेस्टिंग है बेसिकली सबसे अंदर वाले कान के स्टेटस बताने के लिए यूज होता है। 1990 में जो है और भी बेहतर टेक्नोलॉजी आई थी, हियरिंग एड और भी ज्यादा नॉइज कंट्रोल करने लगे थे और भी ज्यादा बेटर क्लैरिटी देने लगे थे। इस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा एडवांसमेंट जो है हियरिंग एड में डायग्नोस्टिक एरिया में हो रही थी। टाइम पीरियड में 1980 से लेकर 1990 तक ईएनजी और वीएनजी टेस्टिंग में भी काफी ज्यादा एडवांसमेंट पाई गई है। अभी हम बात करते हैं करंट सिचुएशन की, मतलब 21वीं शताब्दी की। अभी हम जानते हैं कि काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज भी होता है हेयरिंग एड्स में।
अभी हमारे पास काफी ज्यादा बेटर तरीके हैं जिससे हम हेयरिंग लॉस काफी ज्यादा पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जेनेटिक बेसिस है, न्यूरो साइंस है, काफी ज्यादा रिसर्च अवेलेबल है जिसके हेल्प से जो है अभी हम बेटर तरीके से रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, हेयरिंग टेस्टिंग कर सकते हैं, बैलेंस डिसऑर्डर डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा एडवांसमेंट अभी आ चुके हैं। अभी हम जो है रिमोट एरियाज में भी जो है सर्विसेज दे सकते हैं। तो अभी तक हमने एंशिएंट टाइम से लेकर 21वीं शताब्दी तक जो भी ऑडियोलॉजी की हिस्ट्री थी, कैसे डेवलपमेंट हो चुकी है और जो कुछ भी जर्नी है, हमने ट्राई किया है कि जितना हो सके उतना बेटर तरीके से इसको प्रेजेंट कर सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा नॉलेजेबल रही होगी। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। इन फ्यूचर हम ऐसे ही मिलते रहेंगे विद डिफरेंट टॉपिक्स।